नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जल्दी से आ जाइए लाइव और लाइव आकर कर दीजिए शेयर, क्योंकि आज हम आपको करवाने वाले हैं वो 100 वन लाइनर फैक्ट्स। जी हाँ, यहाँ पर हम 100 से भी ज्यादा आपके लिए वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे आपके लिए फैक्ट्स लेकर आए हैं, ऐसे तथ्य लेकर आए हैं वन लाइनर में। और यहां पर ये वन लाइनर आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आई एम 100% श्योर दैट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज हम आपको करवाने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन और यहां पर सीरीज नंबर रहेगी 358। और जी हां, चलिए यहां पर पहला आपके लिए जो रहेगा फैक्ट्स वो ये है कि भारत में द हिंदू, जी हां द हिंदू के नाम से पहला ऐसा अंग्रेजी समाचार पत्र है, जी हां एक ऐसी मैगजीन आप इसको कह सकते हैं, न्यूज़पेपर आप कह सकते हैं, जिसने वर्ष 1890 में खेल पृष्ठ को विकास में किया था। जी हां, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारत में द हिंदू एक ऐसा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसने 1890 के अंदर, जैसे आज आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जहां पर एक अलग से आप स्पोर्ट्स का कॉलम, एक स्पोर्ट्स का अलग से पेज देखते हैं, तो ये शुरुआत है 1890 में की गई थी द हिंदू न्यूज़ पेपर के द्वारा। नेक्स्ट है यहां पर आपके लिए कि भारत में हिंदी खेल पत्रकारिता का जन्म है वो वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों से हुआ था। जी हां, हिंदी खेलों के लिए पत्रकारिता, जी हां यहां पर जो खेल पत्रकारिता है या फिर ये कहिएगा कि जो स्पोर्ट्स की मैगजीन है, स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है, उससे रिलेटेड भारत के अंदर जो पहला प्रकाशन है वो वर्ष 1951 में प्रकाश में आया था, जिसने पहले जो एशियाई खेल है उनको पूरा कवरेज दिया था। नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए, भारतीय कुश्ती नामक पत्रिका के संपादक, जी हां भारत में एक और पत्रिका यहां पर प्रकाशित होती थी, मैगजीन प्रकाशित होती थी, जिसका संपादक है यहां पर रतन पटौदी थे। जी हां, रतन पटौदी ने संपादक किया था यहां पर भारतीय कुश्ती नामक एक मैगजीन का, और ये इंदौर से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए, खास क्या है इसमें आप देख लीजिए। द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जी हां द स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक और मैगजीन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्वर्गीय मंसूर अली खान पटौदी, जो नवाब पटौदी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने प्रकाशित करवाई थी। जी हां, नवाब पटौदी के नाम से यहां पर कह सकते हैं कि मंसूर अली खान पटौदी के नाम से द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जी हां एक पत्रकारिता आपकी प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 1982 से एशियाई खेलों से टेलीविजन के माध्यम से खेलों का प्रसारण गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। जी हां, आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो खेलों के इतिहास में अगर टेलीविजन का हम प्रसारण की बात करें तो जो 1982 के अंदर, अब 1982 में एक चीज याद रखिएगा, भारत में दूसरे, जी हां सेकंड नंबर के जो एशियन गेम है खेले गए हैं। 1951 में पहली बार हुए और 1982 में जो एशियन गेम्स हुए हैं उनका सीधा सा प्रसारण, जी हां सीधा प्रसारण है वो एशियाई खेलों का गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए, राजकुमारी प्रशिक्षण, जी हां राजकुमारी प्रशिक्षण योजना एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण योजना है। जी हां, यहां पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण योजना है जिसमें विश्व भर की खेल प्रतियोगिताओं को तराशा जाता है। जी हां, यहां पर इसके अंदर ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रदर्शन और मेडल जीतने का मादा रखते हैं। नेक्स्ट है समूह गतिकी, जी हां ग्रुप डायनेमिक्स जिसको कहा जाता है, का सर्वप्रथम उल्लेख है कार्ल लेविन नाम के एक विद्वान हुए, कार्ल लेविन नाम के एक, बहुत आप कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया है ग्रुप डायनेमिक्स वर्ड का उल्लेख। नेक्स्ट है पिंग पोंग, जी हां पिंग पोंग जो राजने है का संबंध चीन से है। पिंग पोंग एक तरह से कह सकते हैं कि जो टेबल टेनिस का, ठीक है, पुराना नाम रहेगा और आज भी पिंग पोंग के नाम से है, टेबल टेनिस के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में दूरदर्शन का आरंभ, जी हां इंग्लैंड के अंदर अगर आप टेलीविजन का प्रारंभ की बात करेंगे तो वो 1936 से प्रारंभ हुआ है।
नेक्स्ट है आपके लिए कि खेलों का सीधा प्रसारण वर्ष 1970 से आरंभ हुआ है। जी हाँ, वर्ष 1970 से जो सीधा प्रसारण है वो किया गया है। और एक और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1936 के अंदर जो प्रसारण किया गया था, आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 1936 में भी टीवी पे प्रसारण किया गया था। लेकिन जो ये खेल थे, जो ओलंपिक के खेल हो रहे थे, ये आपके बर्लिन के अंदर हो रहे थे। तो जो बर्लिन के ही लोग थे उन्हीं तक, जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े लेवल पे या फिर कह सकते हैं जो उच्च अधिकारी थे उनके लिए जो प्रसारण है वो दिखाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 में स्त्रियों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कॉर वुमेन आरंभ की गई थी। जी हाँ, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो 1975 के अंदर एक ऐसी मूवमेंट का कह सकते हैं कि एक आगाज किया गया जिसके अंदर विमेन्स का खेलों के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कार वुमेन का प्रारंभ किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो विमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो भारत में बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, खेलों में जीतना ही सब कुछ है। ये जो विचार है लोम्बार्डी ने दिया था। तो यहां पर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीतना ही सब कुछ है खेलों के अंदर, तो ये विचार है किसने दिया है, तो याद रखना भाई लोम्बार्डी का ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपके लिए कि वर्ष 1976 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान राजनीतिक शत्रुता के चलते इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, 1976 का जो म्यूनिख ओलंपिक है इसके दौरान और इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या की गई थी। और इसके बारे में बहुत, जी हाँ, बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि इसकी निंदा की गई और इसका बायकॉट भी किया गया था। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का प्रबंधन जो किया जाता है वो डीएम या एसपी करता है। जी हाँ, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके स्पोर्ट्स एसोसिएशन का प्रबंध है, डीएम है या फिर एसपी करता है। नेक्स्ट है साउथ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन। जी हाँ, जिसको हम सैफ के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 26 नवंबर 1921 को नई दिल्ली में की गई थी। जी हाँ, साउथ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन। साउथ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन का उद्देश्य दक्षिण एशियाई खेलों में देशों में खेलों का स्तर ऊंचा उठाना और खेलों के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों के अंदर मित्रता, भाईचारे तथा संबंधों में संवर्धन। संबंधों के अंदर संवर्धन का मतलब है कि यहाँ पर उनके जो संबंध है, आपस में रिलेशन है, वो चाहे आपके पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, किसी भी वे में अच्छे बनाए जाए और विकास के साथ ही इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाया जाना था। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन है 1896 से आरंभ हुआ है। और इसके साथ ही नेक्स्ट है आपके लिए कि व्यक्तिगत भिन्नता का मीडिया सिद्धांत के अनुसार मीडिया खेलों की ऐसी छवि का निर्माण करता है जो दर्शकों की विशेषताओं के साथ मेल खाती हो। दर्शकों की विशेषताओं के साथ मेल खाती, थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आपने देखा भी होगा, दर्शक उस चीज को देखना पसंद करेंगे जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। तो उन्हीं के इंटरेस्ट को जानते हुए जो हमारे आप देश में भी बात कर सकते हैं कि मीडिया जो है, जो मीडिया आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाती है, किस गेम का लाइव टेलीकास्ट दिखाती है, आपको मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे इंडिया के अंदर जो कल्चर बना हुआ है वो क्रिकेट का कल्चर बना हुआ है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रो कबड्डी आ गया है, ठीक है, इसके साथ में हॉकी लीग आ गया है, ठीक है, बैडमिंटन लीग होने लगी है। और इसके साथ में भाई अभी जैसे कि ओलंपिक हुआ है और इस ओलंपिक में भारत के जितने मेडल्स आए हैं, तो धीरे धीरे जो और हमारे जो स्पोर्ट्स है उनका कल्चर भी डेवलप होने लगा है। और जैसे जैसे जिस भी खेल में हमारे मेडल आते जाएंगे, जिस भी खेल में हमारा जो कल्चर है वो बढ़ता जाएगा, तो दर्शकों का इंटरेस्ट भी उसी खेल के अंदर और उसी खेल में रुझान बढ़ता जाएगा। तो मीडिया को वही गेम्स लाइव दिखाने पड़ते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मीडिया उन्हीं खेलों को हाईलाइट करती है जिससे उनकी टीआरपी बढ़े और साथ में वो उस खेल को लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है आपके लिए कि सामाजिक श्रेणी का मीडिया सिद्धांत यह तर्क रखता है, सामाजिक श्रेणी की बात कर रहे हैं तो सामाजिक श्रेणी के अंदर यह कहा जाता है कि जो मीडिया है वो व्यापक रूप से आपका शहरी, औद्योगिक, इनमें उपस्थित समूह, सामुदायिकता तथा सामाजिक श्रेणियों के कारण हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया समान नहीं होती। ठीक है, मींस यहां पर समूह है वो अलग प्रतिक्रिया करेगा, जो
सामुदायिक है वो भी आपके अलग होंगे, सामाजिक श्रेणियों के अंदर भी है, जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है वो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध का मीडिया सिद्धांत खेल में उपभोग की भूमिका को समझने में मदद करता है। उपभोग का मतलब है कि किन वस्तुओं का या फिर किन चीज का कैसे उपभोग किया जाए। नेक्स्ट है आपके लिए कि सांस्कृतिक मानदंड का मीडिया सिद्धांत के अनुसार मास मीडिया चयन के आधार पर निश्चित मूल्यों तथा विचारों पर जोर दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यूज है और जो थॉट्स हैं वो क्या है, संस्कृति के हिसाब से उन चीजों पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका समिति एक व्यावसायिक समिति है जिसने वर्ष 1980 में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया था तथा वर्ष 1984 से खेल समाजशास्त्र के शोध पत्रों को आयोजित किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैराथन दौड़ का अभिप्राय 26 मील और 385 गज की दूरी तय करने वाली एक रोचक दौड़ से है। और जो 26 मील 385 यहाँ पर 358 लिखा हुआ है तो आप इसको 385 पढ़िएगा भाई, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसको 385 पढ़िएगा आप, ठीक है। 385 गज है ये एक्चुअल में, ठीक है। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42.195 किलोमीटर, ठीक है। चलो तो अभी इसके बारे में बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 1924 के अंदर फिक्स की गई थी कि कितनी दूरी की दौड़ना है मैराथन, और ये 1896 से ही लगातार चली आ रही है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता है वो कर्णम मल्लेश्वरी है, जिसने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, ठीक है, भारोत्तोलन के अंदर वेट लिफ्टिंग में। और नेक्स्ट है ओलंपिक हॉकी में भारत ने मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। मेजर ध्यानचंद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मैं करेक्ट कर दूं आपको, ये लिखा हुआ कि मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 8 बार की यहाँ पर बात करिए तो भाई 8 बार टोटल अभी तक भारत ने गोल्ड मेडल है वो जीता है हॉकी में। लेकिन जो यहाँ पर बात कर रहा है ना कि मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में, मीन्स यहाँ पर मेजर ध्यानचंद है वो 1928 है, 1932, 1936, ठीक है। और उसके साथ में फिर आपकी जो टीम्स है उनमें मेडल्स यहाँ पर देने का काम किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर रहा वो मेजर ध्यानचंद का था। और अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आज जो हम कहते हैं ना हॉकी का जादूगर है, ठीक है, तो 1928 के अंदर ही जो मेजर ध्यानचंद थे इनको हॉकी विजार्ड और हॉकी का जादूगर है इसकी उपाधि मिल गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण का जो प्रारंभ है कि फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग है वो दी जाए और अच्छे जो फिजिकल एजुकेटर है वो तैयार किए जाए, तो इसकी शुरुआत है 1920 के अंदर ही एचसी बक के द्वारा YMCA जो एक इंस्टीट्यूट के तौर पर, एक कॉलेज के तौर पर मद्रास के अंदर खोला गया था, वहीं से शुरुआत होती है। नेक्स्ट है इसी से संदर्भित है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि वर्ष 1920 में हैरी क्रोबक, HC बक के नाम से हम इसको जानते हैं, तो HC बक ने मद्रास के अंदर YMCA शारीरिक जो आपका शिक्षा महाविद्यालय है, जो फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, इसकी स्थापना की थी। लक्ष्मीबाई जो कॉलेज है, लक्ष्मीबाई या फिर आप जिसको अभी जानते हैं LNIPE ग्वालियर के नाम से, तो LNIP या फिर इसको लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहिएगा, कॉलेज कहिएगा, इसकी जो स्थापना है 1957 में की गई थी। और मैं ये भी बता दूं कि 1995 में इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। और वर्ष 2000 के अंदर, जी हाँ, वर्ष 2000 में जो ये लक्ष्मीबाई या फिर इसको LNIP ग्वालियर आप बोलते हैं, तो LNIP ग्वालियर को टेक ओवर कर लिया था किसने, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है उसके द्वारा, ठीक है, जो भारत की डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेल परिषद की अनुशंसा पर वर्ष 1961 में पटियाला के अंदर नेताजी सुभाष के नाम से, ठीक है, राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS की स्थापना की गई थी। और एक चीज और मैं बता दूं कि शुरू में जो आपका ये राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की जो स्थापना की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसका नाम शुरू में नेताजी सुभाष नहीं था, इसका बाद में नाम चेंज किया गया है। और अखिल भारतीय खेल परिषद की अनुशंसा, अनुशंसा का मतलब है एक सलाह और एक उनका कह सकते हैं कि भारत में कैसे स्पोर्ट्स का कल्चर है वो डेवलप किया जाए, इसी के उद्देश्य से आप सभी को याद है कि जो आपका 1960 के अंदर आपका जो गेम हुए हैं उनमें जो टीम्स गई थी उसी के आधार पर यह बनाया गया था। नेक्स्ट है
अखिल भारतीय, अच्छा एक चीज और है, एनएसआईएनएस का कई बार पूछ लिया जाता कि इसको खोलने का मेन पर्पज क्या था। एक तो था खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाए, और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो बाहर से कोचेज हायर की जाते हैं उनकी हमें कम से कम जरूरत पड़े, और हम अपने देश के अंदर ही बहुत अच्छे क्वालिटी के जो कोचेज हैं वो तैयार कर सके, इसी उद्देश्य से इसको खोला गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना है वो वर्ष 1954 के अंदर ही की गई थी। ठीक है, 1954 में। अच्छा, एक तो है आपका अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना, और दूसरा 1954 को भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं SGFI। ठीक है, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना है, वो भी आपकी 1954 में ही की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल परिषद की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार पटियाला कमेटी रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। जहां जो आपकी अखिल भारतीय खेल परिषद है उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसको पटियाला कमेटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना है भारत सरकार ने 1950 में की थी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का जो सेंट्रल बोर्ड की जो स्थापना है 1950 में हुई है। नेक्स्ट है, एडोक इंक्वायरी कमेटी। एडोक इंक्वायरी कमेटी है वो 1957 ने खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश की है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी जो पिछली सीरीज है उसमें क्वेश्चन भी करवाया था कि एडोक इंक्वायरी कमेटी है उसने 1957 के अंदर जो खिलाड़ियों को बैलेंस डाइट, जी हाँ बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है उसकी अनुशंसा दी थी, और ये सिफारिश की थी कि जितना आप खिलाड़ियों को अच्छा खाना देंगे उतना ही उनकी सेहत अच्छी होगी और वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे पाएंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1961 में ही जो कोल कपूर कमेटी है, कोल कपूर कमेटी के सुझाव पर ही जो अर्जुन पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी, और 1961 में अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाने लगा था इसमें अब जो हाल फिलहाल में जो इसकी कैश प्राइज मनी है वो आपको सभी को पता है कि वो 15 लाख रुपए कर दी गई है, पहले 5 लाख रुपए थी 2020 से पहले। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये बोल रहा है कि 25 जनवरी 1947 को की गई थी। तो भाई 25 जनवरी 1947 को इसकी नहीं की गई है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में कह सकते हैं कि इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण को प्रदान किया जाने वाला जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, यहां पर देखिए 1958 लिखा हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ भाई। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए मैं ठीक कर देता हूं, 1985। जहां दो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 1985 में शुरू किया गया है। ठीक है, और जो भारतीय खेल प्राधिकरण की मैं बात कर रहा था तो ये 1984 में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना भाई। नेक्स्ट है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार। जी हाँ, जो पहला आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 1985 के अंदर OM नाबीबियार को जो एथलेटिक्स के कोच हैं उनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान। ठीक है, IGIDES के नाम से इसको जाना जाता है, इंदिरा गांधी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान नई दिल्ली में आपका बनाया गया है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा तथा प्रबंध अध्ययन जो कॉलेज है वो भोपाल में बनाया गया है। नेक्स्ट है, योग तथा संबंध विज्ञान में शोध संबंधी राष्ट्रीय संस्थान तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षक के लिए जो शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र है CPED की पात्रता होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज आप याद रखना कि जो देखिए प्राइमरी लेवल पर जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं जिसको हम PTI भी आमतौर पर बोल देते हैं। ठीक है, PTI मींस आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर उनको कहा जाता है। तो ये अगर आप प्राइमरी लेवल पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जो इसकी क्वालिफिकेशन उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो आपको +2, जी हाँ +2 के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने +2 कर रखी है तो आप है ना CPED कर सकते हैं। लेकिन अब याद रखना भाई CPED का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, अब CPED को हम DPED के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका नाम DPED कर दिया गया, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अगर आप PTI बनना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा जी हाँ CPED, और अगर आप बनना चाहते हैं यहाँ पर DP बनना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं जो TGT कैडर होता है, अगर TGT कैडर में या फिर आप DP PET जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसको हम बोलते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन, जी हाँ ग्रेजुएशन के बाद में आपको करनी पड़ेगी BPED। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब जो इसकी डिग्री है पहले 1 साल की होती थी, क्योंकि BED है वो भी 1 साल की होती थी, अब BED है 2 साल की कर दी गई है, तो अब 2 साल की आपकी BPED आपको करनी होती है। ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर PET।
नेक्स्ट है इसमें कि महाविद्यालय के अंदर, जी हाँ, अगर आप फिजिकल एजुकेशन कह सकते हैं कि लेक्चरर है, अगर आप कॉलेजेस वगैरह में, या फिर कह सकते हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है जहाँ पर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको आफ्टर बीपीएड, जी हाँ, बीपीएड के बाद में आपको करना पड़ता है एमपीएड, तो आप बन जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में आपको क्या करना पड़ता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का मतलब है कि जो आपको यूजीसी का जो आपका नेट का एग्जाम होता है, ठीक है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो नेट का एग्जाम भी आपको क्लियर करना होगा, तब आप जो कॉलेज होते हैं फिजिकल एजुकेशन के या फिर जो आपके कॉलेजेस हैं उनके अंदर आप लेक्चरर बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें कि खेल चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है वो आपको करना होता है, और इसके लिए आपकी एमबीबीएस की डिग्री होनी अनिवार्य रहती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योग संस्थान, जी हाँ, NIY के नाम से जिसको जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली में स्थित है, और शिक्षण प्रशिक्षण के साथ में ये क्या कर रहा है अभी, जो राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण परिषद है, ठीक है, जिसको हम NITE के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना है 1995 के अंदर की गई है, ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक का पूर्व नाम था वो ड्रिल मास्टर था, जी हाँ, इनको पहले ड्रिल इंस्ट्रक्टर या फिर ड्रिल मास्टर के नाम से जाना जाता था, और इनको NDS भी कहा जाता था, ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन इंस्ट्रक्टर के नाम से कुछ इस तरह का इनका नाम लिया जाता था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि जो पहले आपके 1954 1956 1960 के आसपास में कई बार हमारे पेरेंट्स से भी हमारी बात होती होगी, तो वो भी बोलते थे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर तो आजकल बोला जाता है, पहले तो इनको ड्रिल मास्टर ही कहते थे, ठीक है। और ये ड्रिल मास्टर नाम इनको कुछ इस तरह से दिया गया था, जहां तक मैं इनकी स्टोरीज सुनता हूँ, इसके इतिहास की बात करते हैं, तो ड्रिल जो मार्चिंग की जाती है, मार्च पास्ट है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत आज़ाद ही हुआ था, और कुछ माहौल ऐसा था कि 1962 में भी हमारा युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर था उसका ये मेन रोल रहता था कि उस बच्चे को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाए, कैसे उसको मार्च पास करना है, कैसे आपको स्टिक चलानी है, ठीक है, कैसे वेपन ट्रेनिंग है वो भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती थी। नेक्स्ट है इसके साथ में कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की योजना है 1956 के तहत, जो शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है, ठीक है, यहाँ पर जो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात की हम बात कर रहे हैं वो फिजिकल एजुकेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1956 के तहत एक योजना ये है कि 250 अगर किसी स्कूल के अंदर, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर 250 अगर स्टूडेंट है तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स टीचर का होना जरूरी है, कि फिजिकल एजुकेटर का होना जरूरी है। और जो CBSE स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 500 जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन 500 स्टूडेंट्स पर एक आपका स्पोर्ट्स टीचर होना जरूरी रहता है, ठीक है। जितनी भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग है वो टीचर्स है वो हायर करने होते हैं। नेक्स्ट है OBC के अनुसार स्वास्थ्य को बढ़ावा स्वास्थ्य सेवाओं का वह पहलू है जिसमें व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पर स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इन तीनों क्रियाओं द्वारा स्वास्थ्य विस्तार किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। अभी बोल रहा कि स्वास्थ्य का निरीक्षण, जो ऑब्जर्वेशंस की जाती है या फिर कोई हेल्थ है उसके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, और जो आपका हेल्थ का रिकॉर्ड है, इन तीनों के साथ में अगर आप ये चीज़ें अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर किसी भी सोसाइटी का या फिर स्टेट लेवल पे अगर आप हेल्थ का डेटा है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, और हेल्थ कैसी है, अब जैसे कि अब भी आप इसको कोविड सिचुएशन से आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने ठीक हुए, ठीक है, कितना अभी ठीक होने बाकी हैं, कितनों को डोज दी जानी है, कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है। अगर आपके पास में ये सभी चीजें हैं तो आप जो हेल्थी एनवायरनमेंट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके साथ में आपका कि बच्चों की स्कूल शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर प्रवेश से 9 माह पूर्व या 6 माह बाद तक शारीरिक जांच का पूरा होना आवश्यक है। मीन्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि बच्चे की अगर आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चे को डाल रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, तो बच्चे का एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि उसकी जो मेडिकल जो टेस्ट है वो करवाने जरूरी रहते हैं। नेक्स्ट है, और आपने देखा भी होगा, अगर आप ये देखते भी हैं तो जो CBSE स्कूल्स हैं वो बच्चे की हेल्थ जो रिपोर्ट है वो भी पेश करते हैं, उसके साथ में उनकी हाइट है, वेट है, वो आपका ईयरली आपका मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि केंद्रीय सेकेंडरी
सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सबसे आनंदमय अवधि बचपन और किशोरावस्था मानी जाती है। तो भाई केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड के अनुसार तो क्या कहें, तो वैसे भी अगर हम बात करें ना, तो जो बचपन के दिन हम सभी ने बिताए हैं और जो हमारी जो टीन एजेस चली गई है, ठीक है, जो टीनेजर हैं या फिर जो टीन एजेस जिनकी चली गई है, अब उन सबको पता है कि आपके दिन कैसे थे। सो गोन आर द डेज ऑफ, ठीक है, तो अभी वो दिन चले गए हैं, लद गए हैं वो दिन। नेक्स्ट है कि विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कम से कम 60 मिनट की अवधि तक शारीरिक शिक्षा के लिए प्रतिदिन दी जानी चाहिए। मीन्स यहाँ पर 60 मिनट है, मीन्स 1 घंटा तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो फिजिकल की एक्टिविटीज है वो बच्चों को स्कूल्स के अंदर और आपको वैसे भी करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ, जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, ये आर्मी जो अभी स्कूल का एग्जाम हुआ था, आर्मी आपकी जो वैकेंसीज है उनके लिए जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि बच्चों की कान की सफाई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग हानिकारक रहता है। तो भाई बच्चों की सफाई तो क्या करें, अगर आप वैसे भी अगर अडल्ट हैं, मैच्योर हैं, उनकी भी अगर कान की सफाई करें तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसका प्रभाव है हानिकारक रहता है। जो कान का पर्दा है भाई उस पर थोड़ा सा ये बैड इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग के कारण आंखों में जटिलताएं पैदा हो सकती है। जी हाँ, शुगर जो है वो मेनली आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, आपकी आंखें हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है उस पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, इम्पैक्ट तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में हो गया, इफेक्ट डालेगी। ठीक है, और वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट रहता है जिसमें आपकी किडनी डैमेजेस है, आपका हार्ट फेलियर है, ठीक है, आपका लीवर की जो फंक्शनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी। अगर मैं बात करूँ ना कि जो शुगर है, शुगर में मेनली आपकी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट्स पे ये आपका बैड इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट आपका जो फैक्ट है वो है कि नाखून जो होते हैं वो एपिडर्मिस के विशेष हॉर्नी सेल्स द्वारा निर्मित होते हैं जो फिंगर टिप्स को बचाते हैं। देखिए आपकी जो उंगलियां होती है, जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो जो आपके नाखून है मेनली वो एक तरह से आपकी जो फिंगर टिप्स है उनको सपोर्ट देने का भी काम करते हैं, सपोर्टिव फेज में भी काम ये करते रहते हैं। ठीक है, तो हॉर्नी सेल्स के बने रहते हैं। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक साबुन या शैम्पू से बाल धोने या सुखाने के बाद तेल से हल्की मालिश से रक्त संचार बढ़ जाता है। जी हाँ, आपके एक तो बालों का मॉइस्चर बढ़ जाएगा और दूसरा जो आपकी स्किन है, जो आपकी स्कल स्किन है वो भी आपकी अच्छी नारिश हो जाएगी। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड का वहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और जिससे आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है कि अमेरिकन स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ के द्वारा ऑफर, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑफर, जैसे आपने एक ऑफर टेस्ट भी जरूर सुना होगा, तो अमेरिकन स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ के द्वारा अनुसार इसके द्वारा मनोरंजन स्वयं को रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य की आधारभूत आत्मिक संतुष्टि में विशेष योगदान देता है। तो भाई इसकी तो डेफिनेशंस की क्या बात करें, तो हम तो एक चीज आपको ऐसे सीधे से समझा सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो रिक्रिएशन है वो 2 वर्ड से बना है। इस चीज को आप याद रखना, री और क्रिएशन मीन्स किसी चीज को दोबारा से जनरेट करना, किसी चीज को दोबारा से बना लेना। अब देखिए जब भी आप मनोरंजन है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज है जिसके अंदर आप गेम खेलना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, कोई न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा पसंद करेगा, कोई गार्डनिंग में अपना शौक रखता है, तो जो आप खाली समय का सदुपयोग करते हैं और उसमें आप अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, मीन्स दोबारा से अपने आप का निर्माण करना, अपनी एनर्जी को दोबारा से आप स्टोरेज कर लेते हैं और आप एक आनंद की अनुभूति और एक सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, मनोरंजन व्यक्ति की आवश्यकता की पहचान है ताकि वे उस मनोरंजन को करने में अपने योगदान द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। जी हाँ, जब आप अपने आप का रिक्रिएशन कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप अगर कोई नया काम कर रहे हैं या फिर आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी परफेक्शन ले सकते हैं। मनोरंजन नेतृत्व, वातावरण और सौंदर्य बोध में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए क्रियात्मक प्रयासों की भागीदारी का विकास कर प्रेरणा एवं वस्तु प्रदान करता है। जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो मनोरंजन है वो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी है, एनवायरनमेंट के साथ में आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो ब्यूटीनेस है वो उसको आप कैसे महसूस करें, आपकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है और इसके साथ में जो आपकी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर आपको एक तरह से मोटिवेशन का ये काम करता है। नेक्स्ट है इसमें मनोरंजन से जुड़ा हुआ, मनोरंजन के महान नेता हुए हैं डॉक्टर ऑस्टिन फॉक्स रिक्स ने
इनके अनुसार खेल का कार्यक्रम काम और जीवन के मध्य संतुलन बना के रखता है। देखिए जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस गोइंग या फिर आपका ऑफिस गोइंग नेचर है या फिर आप कोई जॉब फील्ड में काम कर रहे हैं, तो देखिए सारे दिन की थकावट आपके अंदर स्टोर हो जाती है, तो उस थकान को आप है ना मनोरंजन के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर दांतों की खराबी रोग से पाचन तंत्र के कई रोग हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके दांतों के अंदर कोई कैविटी है, दांत अच्छे नहीं है, तो उससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो दांत है मेनली आपके बॉडी के अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। जो आपका खाना है उसको अलग अलग कह सकते हैं कि उसका ब्रेक डाउन करने की ये काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दांतों से नाखूनों को काटने से मुंह तथा गले की गंभीर बीमारियों के पनपने की संभावना रहती है। देखिए अब अगर आप नाखून है वो दांतों से काटते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक क्रिकेटर हुए हैं महान हमारे, जिसको हम दादा या फिर बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, सौरव गांगुली, जब भी वो टेंशन में आते थे तो नाखून काटने लगते थे, ठीक है, अपने दांतों से। तो भाई कभी भी अपने दांतों से नाखून नहीं काटने हैं, क्योंकि दांतों तले उंगलियां दबा लें। अगर सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो, और सीरीज को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो दांतों से अगर नाखून काटते हैं तो कई बार है तो ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं, सॉरी हमारे जो नाखून है उनके अंदर फंस जाते हैं, और हम अगर उसको मुंह से काटने की कोशिश करते हैं तो जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, आपके कुछ विषाणु है, वायरस है, वो हो सकता है मे बी आपके गले है और मुंह में चले जाएं और जिससे कोई बीमारी है वो आपको लग जाए। नेक्स्ट है स्क्रीन पर कि सर्दियों के अंदर सन बाथ अधिक उपयोगी रहता है, जिससे विटामिन डी तथा के प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन के का निर्माण तो हमारी बॉडी खुद करेगी जब आप उसको एसेंशियल जो दूसरे विटामिन है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो एक तो जो सनशाइन जो विटामिन, जिसको हम विटामिन डी के नाम से भी जानते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सर्दियों के अंदर सन बाथ है। सर्दियों के अंदर सन बाथ का मतलब है कि भाई धूप में आप लेटे रहें, ठीक है, तो आप ले लेंगे तो आपकी एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम वो भी बूस्टअप होगा, और जो कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन है वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा तथा मनोरंजन दोनों के उद्देश्य, विधियां तथा कार्य एक समान होते हैं। जी हाँ, जो एजुकेशन है उसका भी मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, और मनोरंजन का भी उद्देश्य यही है कि आप अपनी एनर्जी को दोबारा से बना लें और अपने काम में परफेक्शन लेके आएं। नेक्स्ट है स्क्रीन पर कि कैफीन का प्रभाव व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं तथा दिल पर पड़ता है। अब देखिए कैफीन वो मोस्टली आपका क्या करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैफीन एक ऐसा डोपिंग एजेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको स्लो कर देता है, बीपी डाउन कर देता है। तो मेनली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो कैफीन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भाई। अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं जिसमें अंदर कैफीन की मात्रा है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। नेक्स्ट स्क्रीन पर कि कोकिंग के प्रयोग द्वारा मस्तिष्क को उत्तेजित किया जाता है। जी हाँ, जो मस्तिष्क है, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो ज़्यादा एक तरह से एक्साइट हो जाते हैं कोकिन का अगर आप प्रयोग करते हैं। तो कोकिन भी है वो आपका एक डोपिंग एजेंट माना जाता है। डोपिंग एजेंट का मतलब है कि भाई अगर आप उसको लेते हैं तो ये डोपिंग के अंदर आता है। कोकिन शरीर के तापमान की वृद्धि में सहायक है। तो जी हाँ, कोकिन है एक तरह से आप कह सकते हैं ये मादक पदार्थ है, ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स दवाइयों, जैसे कि आपका सिम्पेरोमोई, मैटिक एमाइन, एफेड्रिन, ठीक है, मेकसिफेमिनिन पर ओलंपिक कमेटी ने प्रतिबंध लगाया है। तो भाई जैसा मैंने आपको बार बार बताया भी है कई बार कि जो डोपिंग है वो आपकी जो वाडा, एक चीज़ याद रखना भाई, जो वाडा है ना वो हर साल अपनी एक लिस्ट जारी करती है जिसके अंदर जो आपकी मेडिसिन है या फिर कुछ ऐसे इंजेक्शंस वगैरह है जो कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी उसके स्वास्थ्य पर, उसकी हेल्थ पे जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं उनको बचाने के लिए, खिलाड़ियों को बचाने के लिए और जो खिलाड़ियों की एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए हर साल, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करती है और कुछ दवाइयों को वहां से हटा देती है। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है आप वाडा की साइट पर भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोहिबिटेड किए गए हैं वाडा के द्वारा और ओलंपिक कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है इसके अंदर सिडेटिव्स, जो आपकी औषधि का प्रयोग है मुख्य रूप से कुशल परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी यूज की जाती है। तो जी हाँ, जो सिटेडिवीज आपकी एक दवाई है, एक मेडिसिन है, इसका जो खिलाड़ी वो उपयोग करते हैं, उसका जो यूजेस है वो खिलाड़ी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को देने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका शारीरिक क्रियाओं द्वारा अंगों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पहुंचती है
तथा कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त होती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही अनेक प्रकार के जो रोग है वो समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप जब कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका मेनली और मोस्टली हम जो काम करते हैं ना वो एरोबिक कंडीशन के अंदर काम करते हैं। एरोबिक कंडीशन का मतलब है कि हम सांस लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, और जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो आपके लिए हार्मफुल रहते हैं वो आपकी स्वेट्स के, जी हाँ, पसीने के द्वारा भी बाहर निकल जाते हैं। तो उससे आपकी बॉडी पे होगा एक अच्छा इफेक्ट कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर आपकी जो कह सकते हैं कि जो एंडोरेंस है, ठीक है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस कहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा और जो रोग है वो भी समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर की शारीरिक क्रियाओं से रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। अभी हीमोग्लोबिन एक तरह का आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब देखिए, जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप ऑक्सीजन का अच्छे से इंटेक कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म की संरचना जेल के समान होती है। जी हाँ, आपने बालों के अंदर जो जेल वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर जेल के समान ही इसकी प्रोटोप्लाज्म की संरचना रहेगी। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कि मानव शरीर में स्थित कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिन्हें उपचय कहते हैं। ठीक है, इसको आप मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसको कहा जाता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का सिस्टम है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा, उपचय कहा जाएगा। नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्गी काय लिखा हुआ है तो इसको आप गोल्जी काय पढ़िएगा। गोल्जी काय जो आपका रहता है इसका संबंध है कोशिका की स्त्राव क्रिया से रहता है। ठीक है, कितना आपकी बॉडी के अंदर कह सकते हैं एक सेल है, उस सेल के अंदर कितना आपका जो न्यूट्रिशन है वो आएगा, कितना इससे बाहर वेस्ट प्रोडक्ट भेजना है, तो ये सारा डिपेंड करता है गोल्जी काय एपरेटिस पे। नेक्स्ट इसमें कि कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम्स की बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। क्रोमोटिन क्रोमोटिन मनुष्य के आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। मीन्स जो आपके जेनेटिक सिम्टम्स हैं उनके लिए क्रोमोटिन है वो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट है कोशिका कला। जो कोशिका आपकी सेल्स है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म की जो रासायनिक संरचना को उचित बनाए रखने में सहायक होता है तथा अनावश्यक तत्वों को कोशिका में प्रविष्ट होने से रोकता है। नेक्स्ट है कोशिका कला एक वर्णात्मक झिल्ली है, इसके अंदर वर्णात्मक झिल्ली के रूप में कार्य करता है तथा अनावश्यक तत्वों को कोशिका में प्रविष्ट होने से रोकता है। जी हाँ, जो आपके अनवांटेड जो सब्सटेंस है जिसको कोशिका के अंदर जरूरत नहीं है, सेल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको जो आपकी कोशिका कला है वो रोकने का काम करती है। कोशिका विभाजन की क्रिया का आरंभ न्यूक्लियस से होता है। जी हाँ, जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसके बाद में जो आपका सेल है वो आपका अलग बन जाएगा, एक नया सेल बनेगा। पेशी तंतुओं की संकुचन दर प्रबल संकुचन के दौरान लगभग 50 प्रति सेकंड तक बढ़ जाती है। जी हाँ, 50 प्रति सेकंड के हिसाब से आपकी बढ़ेगी। पेशियों को सिकुड़ने के लिए ऊर्जा की प्रति एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक पदार्थ से होती है। जो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होगा वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं उसी से आपकी ऊर्जा मिलती है। शल की उपकला से फेफड़े के वायु कोशों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है उपकला उत्तक। जी हाँ, जो आपके उपकला एपिथेलियल टिश्यू आपने जरूर सुना होगा, और इसके साथ में जो उपकला उत्तक होते हैं, जो टिश्यूज हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। इलास्टिक तंतुओं का निर्माण एलास्टिन से होता है। एलास्टिन रंग में पीले तथा तने हुए प्रतीत होते हैं। लिम्फ से अवकाशी ऊतकों को पोषण मिलता है। जी हाँ, जो लिम्फ है उससे जो आपके अवकाशी ऊतक हैं उनको पोषण है, नारिशमेंट है, उनको मिलती है। अवकाशी ऊतक बहुत ढीले होते हैं तथा मानव शरीर में यह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज के नाम से आप इनको जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रंथियों का मुख्य कार्य रक्त के अनावश्यक पदार्थों का छांटना है। मार्टिलेज मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ होता है जिसे उपास्थि भी कहा जाता है। मार्टिलेज नहीं, इसको आप कार्टिलेज पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलेज में किसी प्रकार की रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती।
ठीक है, जो कार्टिलेज आपके होते हैं, कार्टिलेज एक तरह से आप कह सकते हैं जो आपका सेसमोइड बोन होती है, ठीक है, सेसमोइड बोन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा इसमें आपका पटेला, ठीक है, जो आपका घुटना है, घुटने के ऊपर आपने एक आप नाम भी सुनते हैं, ठीक है, घुटने की उसको ढकनी है, घुटने का ढक्कन भी आप उसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो नी आपका जॉइंट है उसके अंदर जो आपकी पटेला है वो एज लाइक ए कार्टिलेज होती है, ठीक है, उपास्थि है, जिसके अंदर कोई भी ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं होता है, मीन्स इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नहीं पाई जाती कार्टिलेज के अंदर। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थों का समावेश होता है, दसूर द्रव्य, तंत्रिका बंध और धूसर द्रव्य। नेक्स्ट है तंतु ऊतक कोलेजन तंतुओं को निर्मित करते हैं। अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाओं को निर्मित करती है। जी हाँ, जो आपकी अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, उसके अंदर जो आपकी आरबीसी है उनका निर्माण होता है। बोन मैरो से ही जो श्वेत रक्त कणिकाओं का भी निर्माण आपका होता है, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी बनते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य रेक्टिक्यूलो एंडीथीलियल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो अस्थि मज्जा के अंदर ही उपस्थित होती हैं। चल संधि वह संधि है जिसमें हड्डियों से जोड़ पर निरंतर गति होती रहती है। नेक्स्ट है अचल संधियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। अचल संधियों का यहाँ पर अचल संधि का मतलब है जिसके अंदर आपके जो फिक्स जॉइंट होते हैं, जैसे कि आपकी स्कल बोन है, आपका फेशियल जो बोन्स है, उनके अंदर जो जॉइंट्स होता है ना, वो सुचर जॉइंट भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट्स है वो आपकी पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो चल संधियां हैं, जिसको आप कहते हैं कि जो मूवेबल जॉइंट्स है, मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आपने नी जॉइंट है, ठीक है, आपका शोल्डर जॉइंट है, जो बाल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, ठीक है, आपका सैडल जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में लगभग 300 चल संधियां पाई जाती हैं, ठीक है, चल संधियों का मतलब है कि जो मूवेबल आपके जॉइंट्स है वो पाए जाते हैं। मानव शरीर की सभी हड्डियां सेवनी संधि, उपास्थि संधि तथा बंधन से संबंधित रहती हैं, ठीक है, तो जो आपकी हड्डियां हैं उनके ऊपर है, आपने देखा होगा टेंडन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, इनके साथ में आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सभी संधियां सूत्रहीन उपस्थियों से घिरी होती हैं, जो कठोर और कड़ी होती हैं, ठीक है, जो आपकी जॉइंट्स है उनके अंदर आपने देखा होगा जो फाइबर जॉइंट्स भी आपके बने रहते हैं, जो कठोर आपको बनाएंगे। नेक्स्ट है कोलेटिड कैनेल की सहायता से इंटरनल कोलेटिड आर्टरी मस्तिष्क में पहुंचती है। मानव चेहरे में जाइगोमैटिक अस्थियों की 2 संख्या होती है। मानव का चेहरा 14 अस्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, मीन्स आपका जो फेस है उसके अंदर 14 जो बोन है वो पाई जाती हैं। मानव पसलियों में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या 24 होती है, जिनको आप रिब्स के नाम से जानते हैं, और इनको अटैच करती हैं आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, और स्टर्नम पे जाके आपकी अटैच रहती है। मेरुदंड में 33 अस्थियां पाई जाती हैं, मीन्स जो आपका वर्टिब्रा है उसके अंदर आपकी 33 वर्टिब्रा रहते हैं, और जो एक दूसरे की श्रृंखला को पूरी तरह से जोड़ के रखते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो ये 26 रह जाएंगे। नेक्स्ट स्त्री में पाई जाने वाली श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला का मतलब है कि जो आपका पल्विक रीजन है, ठीक है, उसकी जो संरचना है पुरुष की जो आपकी पल्विक संरचना है उससे थोड़ा सा भिन्न होती है, ठीक है, अलग रहेगी, उसकी विपरीत है। और यहाँ पर है नेक्स्ट है कि जो इनर्शिया जो वर्ड है, जड़ता जिसको हम कहते हैं, जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो इनर्शिया है वो लैटिन का एक शब्द रहेगा। गुरुत्व केंद्र जितना नीचा होगा स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। गुरुत्व केंद्र का मतलब है कि जो आपका ग्रेविटेशनल जो सेंटर है, ठीक है, जो COG जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जितनी ज्यादा डाउन होगी उतना ही स्टेबिलिटी, मींस जो इक्विलिब्रियम है वो आपका बढ़िया बन के रहेगा, बैलेंस है बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है शरीर का वजन स्थायित्व से सीधा समानुपाती होता है। नेक्स्ट है अरस्तु को फादर ऑफ किन्जियोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने इसकी खोज है 300 ईसा पूर्व में की थी। स्त्री व पुरुष का गुरुत्व केंद्र एक समान न होकर स्त्री के शरीर के बनावट का स्वरूप है वो नीचा रहता है। मीन्स यहाँ पर अगर आप मेल फीमेल के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो जो फीमेल के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे होता है, और मैन के अंदर वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि जो शारीरिक बनावट है वो थोड़ी सी अलग रहती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 अक्ष तथा 3 तल पाए जाते हैं। ये एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री कोण में रहते हैं, ठीक है, तो 3 ही तरह के आपके एक्सिस हैं और 3 तरह के आपके प्लेन इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में 3 प्रकार के उत्तोलक भी पाए जाते हैं। उत्तोलक का मतलब है कि आपके जो लीवर है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है, तो इनके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा कभी, और जी हाँ, फेस टू फेस आपको प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बोर्ड पे दूंगा। नेक्स्ट है जो आपकी मांसपेशी की इकाई है वो माइक्रोन रहती है।
तो भाई ये थे आज के 100। जी हाँ, 100 से कुछ ज़्यादा ही हैं, मेरे हिसाब से ये 110 आपके हो गए हैं, 110 यहाँ पर थे। और कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके जो मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।